आज से हम इकोनॉमिक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th की जो सीबीएसई की बुक है उससे हम इकोनॉमिक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है डेवलपमेंट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और या फिर एएमयू, जामिया, बीएचयू या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए भी, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, इंटर का हो या फिर बीए का हो या बीकॉम का या फिर बीए एलएलबी के लिए, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग है। हो सकता है आपके नज़र में डेवलपमेंट का मतलब ये हो कि आपके हाथ में आईफोन हो, अच्छा घर हो, ये डेवलपमेंट हो। किसी के नज़र में जो डेवलपमेंट का मतलब हो वो ये है कि कोई सा भी मोबाइल हो जिससे बात हो सके, जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सके। तो डेवलपमेंट का मतलब हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। दूसरा चीज़ कि डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए? नो डाउट मनी, यानी कि जो इनकम है वो बिल्कुल, इसके बिना डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, तो ये तो चाहिए। मगर ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इनकम होने से, यानी कि सिर्फ पैसा होने से इंसान डेवलप है, तो ऐसा भी नहीं है। उसके साथ साथ और क्या चाहिए आपको? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे कि हमने देखा कोरोना में जब लॉकडाउन लग गया था तो ऐसा नहीं हुआ कि जो अंबानी फैमिली है उनके घर के लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो डेवलप्ड है ना। तो वो डेवलप है तो ऐसा नहीं कि वो क्या कर रहे थे, वो मूव कर रहे थे पूरा। डेवलपमेंट का मतलब हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब अगर कोई अनिल अंबानी से पूछे कि क्या आप डेवलप्ड हो सकता है उनके नज़र में वो बोले कि नहीं, मैं डेवलप नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको और ज़्यादा पैसे चाहिए, है ना, वो दुनिया का नंबर 1 इंसान बनना चाहते हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। और डेवलपमेंट के लिए लोग किसी एक गोल के इंतज़ार में नहीं होते हैं, बल्कि वो बात करते हैं मिक्स ऑफ गोल्स के बारे में। यानी जैसे कि मैंने कहा कि इनकम नो डाउट है, डेवलपमेंट का ज़रिया इनकम है, बट उसके साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है? किसको बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट? जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये तो हमने जाना ही। हो सकता है आपके नज़र में जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के नज़र में वो कॉन्फ्लिक्ट करे। यानी जैसे कि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया? डैम बना दिया। सिंपल सा चीज़ है, डैम बना दिया आपने, तो आपने सोचा कि डेवलप हो गया, है ना, वो इलाका डेवलप हो जाएगा। तो डैम बनाने से ठीक है, डेवलपमेंट तो आएगी ही, बट अगर अचानक से डैम अगर कभी टूट जाता है तो क्या होगा? आसपास का जितना भी इलाका होगा वो सबमर्ज हो जाएगा, वो डूब जाएगा पानी में। दूसरा चीज़ कि अब आप क्या कहोगे कि नहीं, आप रोज़गार भी दे रहे हो, है ना। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हो उस डैम से, और फिर लोग घूमने के लिए भी आ सकते हैं। तो आपके नज़र में ये डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आपने डैम तैयार कर दिया। मगर जो आसपास के लोग होंगे उनको खतरा होगा कि कभी अगर बाढ़ आया तो सबसे पहले आप डैम को खोल दोगे, और डैम को खोल दोगे, पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके आसपास का जो इलाका होगा वो सबमर्ज हो जाएगा। तो उनके नज़र में क्या हुआ? उनके नज़र में तो ये डेवलपमेंट हुआ कि भाई यहाँ पे आप पहले डैम बनाओ ही नहीं। सिंपल सा चीज़ है, हमें छोटा मोटा हमें कोई रोज़गार दे दो यहाँ पे, है ना। आप उसमें उस डैम में मछली पालन का रोज़गार कर सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। जब हम कंट्री की बात करते हैं कि कैसे किसी कंट्री को डेवलप कंट्री बोला जाता है, कैसे किसी कंट्री को अंडर डेवलप बोला जाता है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं।
तो जब हम बात करते हैं कंट्रीज़ को, किसी एक कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो इनकम है। नो डाउट इनकम हमेशा आगे रहेगा डेवलपमेंट में। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनरली, जो कंट्रीज़ को जब हम डेवलपमेंट में देखते हैं कि ये कंट्री इसके मुकाबले में डेवलप है या नहीं है, तो वो क्या है, इनकम हम देखते हैं। इनकम किसका भाई, इनकम किसका देखा जाएगा, तो वो होता है पर कैपिटा इनकम। क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम होता क्या है एक्चुअली, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है कि जो टोटल इनकम होगा कंट्री का, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन से। यानी सिंपल सा चीज़ है कि इंडिया का जितना पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हुआ कि जितना इंडिया का पूरा इनकम है उसको जितना पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया, और जो आएगा वो हमारा पर कैपिटा इनकम होगा। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ कि उतना एक आदमी इंडिया में कमाता है, इसका मतलब ये हुआ। उसी को, उस पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, एवरेज इनकम बोलते हैं। और उसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसी से हम जीडीपी बनाते हैं, मतलब जीडीपी यही बनता है। जीएनआई का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पर कैपिटा इनकम, एक चीज़, अभी एक डायग्राम है मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ होगा शायद, नहीं ये वाला नहीं है, एक मिनट, ये भी नहीं है, वो डायग्राम कहाँ चला गया, इधर आ गया है, ये है, ठीक है। तो मान लीजिए ये दो कंट्री है, एक कंट्री ए है हमारा और एक है हमारा बी। ये जो, और उसमें हम मानते हैं कि सिर्फ 5 लोग हैं, यानी कि 5 सिटीज़न हैं ओनली। सिर्फ ये मानने के लिए, समझाने के लिए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कि एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम एक्चुअली होता क्या है, किसको कहते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कंट्री ए है, यानी कि एक कंट्री है, कंट्री बी है, दूसरी कंट्री है कोई। जो कितने लोग हैं, सिर्फ 5 ही लोग हैं दोनों कंट्री में। तो जो कंट्री ए है उसका जो पहला इंसान है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो कितना कमाता है, इतना कमाता है 9500। दूसरा कितना कमाता है 10500। तीसरा 9800 और चौथा 10000, है ना। पांचवा कितना है 10,200, ठीक है। उसी तरीके से बी में अगर करें, कंट्री बी में ये भाई सब 500, ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500, और ये अकेले इतना कमाता है भाई, कितना 48,000, ठीक है। तो जब हम देखेंगे, हमें क्या समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट कंट्री है यानी कि कंट्री ए है, वो क्या है, उसमें हर इंसान, देखिए पहला इंसान कितना कमा रहा है 9500, ठीक है भाई। दूसरा कितना है 1500, तीसरा कितना है 9800, और फिर चौथा कितना है 10,000, है ना। पांचवा कितना है 10,200। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 50,000। टोटल कितना हो गया भाई, ये हो गया 50,000। 500, 5,000 और ये 50,000, ठीक है, 50,000 हो गया। अब अगर इसको काउंट करें कंट्री बी में, तो ये कितना हो गया 5, 5, 10 यानी 1,000, और ये 5, 5, 10 1,000, 2,000 और ये 48,000 अकेला कमा रहा है। 2 और 48 50,000। तो 50,000 ये भी कमा रहा है, 50,000 ये भी कमा रहा है, मतलब ये कोई एक इंसान नहीं, पूरी कंट्री कमा रही है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, यानी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जो टोटल कंट्री का जो इनकम है, यानी कि हमारा कितना, ए वाले का कितना हो गया भाई इनकम, तो ए वाले का इनकम हो गया 50,000। लोग कितने हैं, लोग कितने हैं ए में जो लोग हैं वो हैं 5। तो 50,000 को 5 से जब डिवाइड किया आपने, तो ये जो पर कैपिटा इनकम निकल कर आया है वो है 10,000। क्या निकल कर आया 10,000, ठीक है, 10,000 निकल कर आया, ठीक है। एक आदमी पे पड़ रहा है। मगर हम क्या देख रहे हैं, किसी को 9500 मिल रहा है, किसी को 1050, किसी को 9800, किसी को 10,000 और किसी को 10,200। मगर जो कंट्री ए है उसमें ठीक है, सब मामला ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा है, नहीं तो मामला फिट है सब,
10,000 हो गया पर कैपिटा इनकम, इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। हमने क्या किया, हमने जो पूरा कंट्री है उसके इनकम को, जो पूरा पॉपुलेशन है यानी 5, उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, निकल गया ये जो 10,000 है वो क्या हो गया हमारा एवरेज इनकम, यानी कि इसी को तो हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, हो गया। दूसरा जो है कंट्री बी, वहाँ क्या है भाई, ये 500, ये 500, 500, 500, और इसको जो मिल रहा है वो कितना है, 48,000 मिल रहा है, यानी कि ये 48,000 अकेले कमा लेता है, और ये बेचारे 4 मिल के कितना कमा पाते हैं, सिर्फ 2,000। तो यहाँ पे भी जब आप डिवाइड करोगे 5 लोगों में तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10,000 होगा। कितना मिल रहा है, 10,000। तो भाई साहब अगर हम ये देखें, इस 500 वाले को अगर कहा जाए कि भाई आपको तो 10,000 मिल रहा है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो बोलेगा ये कब हो गया, मुझे तो 500 ही मिलता था, है ना। वो तो सरप्राइज हो जाएगा, अरे 10,000 कैसे मिल गया, मतलब 9500 मेरा कौन खा जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है, पहला चीज़ तो आपको मैं क्या बताना चाहता था, पहला चीज़ तो ये समझ लीजिए कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है, ठीक है। क्या होता है कि जितना इनकम होगा उसको, जितना पॉपुलेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ कि एक एक आदमी इतना कमाता है, ठीक है, एवरेज मंथली, मंथ में, ठीक है। ये मंथ का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है। ये वाला जो है यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मंथली है। और कंट्री बी में हमने क्या देखा, हमने कंट्री बी में भी देखा कि 10-10 हज़ार, मगर ये लोग क्या हो जाएंगे, ये तो नुकसान में चले जाएंगे, बोलेंगे 9500 हम घाटे में चल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें तो पता है कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से पर कैपिटा इनकम बनता है, पर कैपिटा इनकम होता क्या है। बट पर कैपिटा इनकम हो जाने से ये नहीं होता है कि सबको कितना कितना पैसा मिलेगा, मतलब इक्वल नहीं होंगे सब। क्या सारे के सारे इक्वल हैं? वहाँ पे हमने क्या देखा था, एक जो इंसान है वो 48,000 अकेले कमा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं हमें मालूम, यानी कि ये जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या नहीं बताता है, डज नॉट टेल, यहाँ पे देखिए, डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये जो इनकम है वो कैसे बटा है, वो नहीं बांटा गया है, वो नहीं बताया गया है ना। सिर्फ हमें इतना पता चल जाता है कि पर पर्सन इतना कमाता है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, उसी को हम एवरेज इनकम कहेंगे, उसी को हम जीएनआई बोल देंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम, जीडीपी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक है, 2017 के एडिशन है, ठीक है। तो वो 2017 के एडिशन के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि रिलीज़ कौन करता है। तो रिलीज़ करने वाली जो एजेंसी है वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करती है। अब ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें क्या बताया जाता है, उसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो रिच कंट्रीज़ हैं, जिनको हम डेवलप कंट्रीज़ कह सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो लो इनकम वाली हैं यानी कि रिच नहीं है, और कौन सी लो मिडिल इनकम है, मतलब ये सारी की जो कंट्री हैं वो होंगी डेवलपिंग कंट्रीज़। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि रिच कंट्रीज़ हम उसको मानेंगे जो यूएस डॉलर में एक साल के अंदर एक आदमी, यानी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम हुआ कि एक साल में आदमी कितना कमाता है, वो पर कैपिटा इनकम हो गया। कैसे हमने डिवाइड किया था, हमने डिवाइड किया था टोटल जो इनकम है कंट्री, उसको डिवाइड किया था किससे, टोटल पॉपुलेशन से। तो वो जो पैसा निकल कर आएगा वो पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, यानी एक साल में एक इंसान इतना कमाता है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि रिच कंट्रीज़ वो होंगी जिनका यूएस डॉलर, ये यूएस के डॉलर में है पैसा, कितना, 12,236, एक साल के अंदर अगर एक आदमी 12,236 यूएस डॉलर, डॉलर है ये, इंडियन रुपी नहीं है, इसको 67 या 70 जो भी चल रहा होगा अभी उससे डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना पैसा बन रहा है इंडियन करेंसी में। तो रिच कंट्रीज़ कौन सी होंगी, रिच कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होंगी जिसमें एक आदमी 12,236 यूएस डॉलर कमाता हो,
ठीक है, तो वो रिच कंट्रीज कहलाएंगी। लो इनकम कंट्रीज किसको बोला जाएगा? तो लो इनकम कंट्रीज वो कंट्री होंगी जिसके अंदर एक आदमी वो कितना कमाए, 1005 या उससे कम। अगर कोई आदमी 1005 या उससे कम कमा रहा है एक साल के अंदर, यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई यूएस डॉलर में 1005 या उससे कम रुपया कमाता है एक साल के अंदर, तो वो कैसी कंट्री होगी? लो इनकम कंट्री होगी। इंडिया कहाँ आता है भाई? तो इंडिया का एक आदमी कितना कमा रहा है? ये इतना कमा रहा है ना, 1840 रुपया यूएस डॉलर एक आदमी कमा रहा है एक साल के अंदर। ठीक है, इंडिया कहाँ फॉल करता है? तो इंडिया को जो कैटेगरी मिली है वो मिली है लो मिडिल इनकम में, यानी कि ये न तो रिच कंट्री है ना ही ये लो कंट्री है, ये मीडियम में है, यानी कि इसको बोला जाएगा लो मिडिल इनकम कंट्री। तो इंडिया किस में फॉल करता है? लो मिडिल इनकम कंट्री में फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करते हैं, क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR जिसे कहते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब सिंपल सा ये चीज हुआ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई कब? बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि ऐसे बच्चे जो 1 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है। यानी ऐसे बच्चे, मान लीजिए आज कितना डेट है? 24 है, 24 नवंबर, ठीक है, आज से लेके 2022 के 24 नवंबर तक बच्चे होंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में। मान लीजिए आप अपने इलाके में रहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को मान लीजिए, वहाँ पे 1000 बच्चे पैदा होते हैं। उन 1000 बच्चों में से जितने बच्चे उस 1 साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है वही कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, क्या हुआ? नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year, है ना। यानी कि 1 साल के अंदर ले लें हम, अभी से 24 नवंबर से अगले 24 नवंबर की बात करें, आप अपने इलाके में मतलब जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ आप अज्यूम कर लीजिए कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं, और 1000 बच्चे में से 1 साल के अंदर जितने बच्चों की डेथ होगी वो कहलाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? मतलब बच्चे मतलब दूध पीने वाले बच्चे, बिल्कुल छोटे से बालक, शिशु, है ना। तो ये इन्फेंट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक चीज़ और है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आप कंफ्यूज हो सकते हैं, चूँकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैंने चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी बताने की कोशिश की है, ताकि आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। कभी कभी जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, संयम बरतना है। सबसे पहले तो आपने डरना नहीं है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के अंदर, मतलब बच्चों के पैदाइश के 5 साल के अंदर ही जितने बच्चों की डेथ हो जाती है वो कहलाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिफरेंस जो है वो ये है। उसके बाद फिर क्या है? फिर नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। ठीक है, यानी कि वो लोग जिनकी पॉपुलेशन हो, यानी कि वो लोग जो 7 साल से ऊपर के हों। एक तो सिंपल से लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि जो 7 साल के ऊपर से लोग होंगे, कितने लिटरेट हैं वो उसको क्या बोला जाएगा? लिटरेसी रेट बोला जाएगा। नहीं समझ में आया होगा? अभी देखते हैं किस तरीके से होगा। यानी कि लिटरेसी रेट सिंपल सा ये है, हर वो इंसान जो 7 साल या 7 साल के ऊपर का हो और वो लिखना पढ़ना किसी भी भाषा में जानता है। क्या चीज़? हर वो इंसान जो 7 साल या उससे ज़्यादा का है, जिसे लिखना पढ़ना आता हो, यानी कि इतना लिखना पढ़ना किसी भी एक लैंग्वेज में वो अक्षरों को पहचान सके और लिख सके, बस उसको बोला, मतलब ऐसे करने वालों को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है, फिर लिटरेसी रेट निकाली जाती है। ठीक है, और अगर दूसरा चीज़ देखें तो डिवाइडिंग नंबर ऑफ पीपल एज्ड 15 to 24 ईयर्स, यानी 15 से लेके 24 साल तक के लोगों को
डिवाइड किया जाता है कितने में, जितना जहाँ मतलब जितना टोटल पॉपुलेशन है, यानी 15 से 24 साल के बीच में। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो 15 साल से 24 साल के बीच में जो लोग होते हैं, अब वो या तो समझ में आ जाएगा कि आपको लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, है ना। तो 15 साल से लेके 24 साल तक, सपोज कीजिए कि मान लीजिए 100 लोग हैं, क्या है, 100 लोग हैं। उस 100 लोगों में से, उन 100 लोगों में से मतलब ये 100 लोग कौन है, 15 से 24 साल के बीच में है। अब अगर मान लीजिए 63 लोग, उस 100 में से 63% क्या करते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, यानी कि जो लिटरेसी रेट का जो डेफिनेशन है कि उसको किसी भी एक ज़बान में लिखना पढ़ना आता हो, ठीक है। तो बाकी के बचे कितने, 37। तो ये जो हमारा 67 है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिटरेसी रेट। इसको अभी 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट सिंपल से आप याद रखिए कि जो 7 साल से अबव हो, उसको किसी भी लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आता हो, अक्षरों को खास करके वो पहचान सकता हो, बस उसी को लिटरेट बोलेंगे, यानी कि उसी से लिटरेसी रेट निकाला जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे कुछ डेटा एंड फैक्ट्स गया है कि ओके, इसको हम बाद में देखते हैं, नहीं बाद में क्या है, इसमें है जीएनआई, यानी कि जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एक चीज़ और है यहाँ पे, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है हमारा, कहाँ गया, ये कहाँ था वो, अच्छा इस वाले स्लाइड में है। कहाँ चला गया वो भाई, ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को किस बेस पे तैयार किया जाता है, तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसको याद रखिए, पर कैपिटा इनकम है मेन चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ ये है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2015 का ये डेटा है, ठीक है। इसमें जीएनआई दिया गया है, यानी कि पर कैपिटा इनकम दिया गया है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फिर एचडीआई रैंक। तो यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं, ये मीन स्कूलिंग क्या होता है, एचडीआई रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बाद में हम पढ़ेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जीएनआई हमने देख लिया, पर कैपिटा इनकम है। श्रीलंका का जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना है, 10,000, 2015 की ये डेटा है, 10,789, है ना। तो ये इतना, यानी कि एक आदमी श्रीलंका के अंदर ये इतना कमाता है। चलिए भाई, तो क्या हम ये मान लें कि ये डेवलप कंट्री है, कम से कम इनके मुकाबले में तो डेवलप्ड है ना, इनके मुकाबले में देखिए सबसे ज़्यादा इनकम इसका है कि नहीं। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें, इसका मतलब ये होता है, ये जो टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये होता है कि आप पैदा होकर जब तक आपकी मौत नहीं होती है, यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कितने साल तक आप जिंदा रहते हैं, ठीक है, ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो श्रीलंका के अंदर जो एवरेज है वो क्या है, 75, यानी 75 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। अब ये क्या है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो 25 साल या उससे ज़्यादा हैं जो स्कूल जाते हैं। स्कूल मतलब अब 25 साल के लोग तो स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब पढ़ाई कर रहे होते हो, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मास्टर्स पीएचडी जो भी चीज़ें हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हों, ठीक है। तो श्रीलंका के अंदर कितने हैं, 10.9। एचडीआई रैंक जो हमने पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, तो वो रैंकिंग में श्रीलंका कहाँ है, 73। ये टोटल 188 कंट्रीज़ होते हैं इसमें, 188, अब शायद बढ़ गया होगा या इतना ही होगा, 88 या 89 होगा शायद, या 193, ठीक है। तो इस 188 कंट्रीज़ में 73 रैंक है श्रीलंका का। इंडिया की अगर बात करें तो 2015 में जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, ये कितना है भाई, ये है हमारा, ये इतना है, 5,663, यानी एक साल के अंदर हिंदुस्तान में 5,663 रुपया एक इंसान कमाता है। उस 5,663 रुपया में क्या कर लेगा कोई एक साल के अंदर, है ना। तो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कितना है,
68.3, और हमारा ये जो स्कूलिंग वाला है वो कितना है 6.3। HDI रैंकिंग कितना है 131 में है हमारे, अभी भी ये 131 ही है, चेंज ही नहीं होता है लगता है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आप कंपेयर कर सकते हो, म्यांमार, ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अब यहाँ से बहुत सी चीज़ें बदली हैं, 2021 तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है, और उसको हम किसी और दिन किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये था कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि GNI में श्रीलंका आगे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में श्रीलंका आगे है, और स्कूलिंग वाले में भी आगे है, और यहाँ पे HDI रैंकिंग में भी आगे है श्रीलंका। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में श्रीलंका तो दिख रहा है कि हमसे बहुत आगे है यहाँ अभी। और ये डेटा कब की है, ये 2015 की है आपके NCERT के बुक के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, हमने ये दरअसल ये जो स्लाइड है, ये शायद फर्स्ट के बाद ही आना चाहिए था इस स्लाइड को, जहाँ हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बाद ही, क्योंकि हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो पर कैपिटा इनकम तो है, मतलब इनकम तो है, इनकम के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जब जाके डेवलपमेंट होगी आपकी। तो खैर हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, 2015-16 का डाटा है, और ये जो पैसे हैं रुपीज़ में है, इंडियन रुपी में है। हरियाणा के अंदर जो इनकम है, यानी एक आदमी हरियाणा के अंदर इतना कमाता है एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 1,62,034 रुपया कमाता है एक साल के अंदर। केरला के अंदर 1,55,516। अच्छा, यहाँ पे जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये एक महीने का है, नहीं US डॉलर है ना, ये US डॉलर है। एक मिनट में अभी चेक करता हूँ कितना हो जाता है, अभी पता नहीं 70 या 73 जितना भी होगा, 70 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, 5663, 3,96,000 समथिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये US डॉलर में पैसा दिया हुआ है, इंडियन रुपी में नहीं है ये, ठीक है। और कहाँ थे, अच्छा यहाँ चलना था, हाँ यहाँ मैं बात कर रहा था कि हरियाणा के अंदर 1,62,034 रुपया एक इंसान एक साल में कमाता है। केरला के अंदर 1,55,516, बिहार के अंदर 34,000 सिर्फ। तो हम क्या देख रहे हैं, और ये डेटा कहाँ से लिया गया है, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का है, वहाँ से लिया गया है ये डेटा। हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हरियाणा है ना, ये बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट है, बहुत खुशहाल स्टेट है, दिख रहा है ना भाई, जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, खास करके इन तीनों में तो ज़्यादा है सबसे, यानी केरला से भी आगे है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा 2015-16 में केरला से आगे है, ठीक है। अब देखते हैं उसके आगे क्या है, यहाँ नीचे है, नीचे कुछ नहीं है। उसके बाद इस स्लाइड में हम देखेंगे कि फिर से देखने को मिल रहा है कंपेरिजन उन्हीं तीनों स्टेट्स के बीच में। यहाँ पे क्या दिया हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि हमने पढ़ लिया था कि 1,000 बच्चों पे एक साल के अंदर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है ना, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। फिर लिटरेसी रेट भी देख लिया, और ये है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि 14 से लेके 15 साल के बीच में, 14 से लेके 15 साल के बीच में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा 100 लोग हैं, 100 लोग हैं जिनकी एज कितनी है, 14 से लेके 15 साल तक। उस 100 में से 61 लोग जो हैं वो स्कूल जाते हैं, 100 में से, ठीक है। तो यही 61 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, जो टर्म है उसको बिल्कुल आपको एकदम क्लियर करना होगा, कि ताकि बाद में बुक्स में क्या होता है, बुक्स में बार बार आपको क्या देखने को मिलेगा, नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो आपको समझना होगा इस टर्म का मतलब होता क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो का एक्चुअल मतलब होता क्या है, ताकि बार बार आप गूगल ना करो, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि 14 से लेकर 15 साल के बीच में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके कंपेरिजन में कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो निकल जाता है ना, यानी कितने बच्चे स्कूल जैसे 100 हैं तो 100 में से 61 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये 61 क्या हो गया, हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया।
तो हरियाणा के अंदर अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो 36 है, यानी 36 का मतलब ये होता है कि 1000 बच्चों में से 36 बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल के अंदर। लिटरेसी रेट की बात करें, 2011 का सेंसस है, सेंसस अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जनगणना में हर चीज़ बताऊंगा अलग से। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा के अंदर लिटरेसी रेट कितना है, 82 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, 61 है, यानी 61 बच्चे स्कूल जाते हैं 100 बच्चों की अगर माने तो। ओके, फिर केरला की बात करते हैं। केरला में हम देख रहे हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 12 है, यानी 1000 बच्चों में से एक साल के अंदर सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है केरला में। ये डेटा कब की है, 2016-17 की है, ठीक है, सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है। लिटरेसी रेट कितना है, 94 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी 83 है, यानी कि सिर्फ एक मतलब अगर ऐसे समझें तो 100 में से सिर्फ 17 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं केरला में, इस उम्र के 14 से 15 साल के बच्चे। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर तो हरियाणा से भी ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 42 है, लिटरेसी रेट कितना है, 62, और नेट अटेंडेंस रेशियो सिर्फ 43 है। बहुत ही हैरान करने वाला ये डेटा है, यानी 100 में से सिर्फ 43 बच्चे ही स्कूल जाते हैं इस उम्र के, 14 to 15 ईयर्स के। अब अंदाज़ा लगाइए, वहाँ पे जब हम देखेंगे इनकम के हिसाब से, तो इनकम के हिसाब से हमने क्या देखा, इनकम के हिसाब से हमने देखा कि हरियाणा बहुत आगे है ना। फिर उसके बाद जब और भी चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि हरियाणा से बेहतर तो केरला है ओवरऑल देखा जाए। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है, लिटरेसी रेट 94 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है। और एक चीज़ और है कि आपका स्टेट या आपका कंट्री इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना डेवलप या कितना अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे देखिए केरला के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप तो यहाँ पे क्या है, लिटरेसी है, लिटरेसी 94% है। 94% का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा लोग जो हैं लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, कि उनको ख्याल रहता है कैसे हाइजीन रहना है, कैसे अपने आसपास में साफ़ सफाई करना है, प्लस उनको पता है कि किस तरीके से बच्चों का केयर करना है, या फिर किसी का भी किस तरीके से केयर करना है। हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे हैं, है ना, पढ़ाई अच्छी है। तो हम क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लिटरेसी रेट इतना कम है 62, यहाँ पे देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतना ही ज़्यादा है। हमारे यूपी बिहार में क्या होता है, किसी का तबीयत ख़राब होगा तो तुरंत पहले दिन, तो मुझे तो नहीं लगता है कि पहले दिन ही वो डॉक्टर के पास जाता होगा। मैं खुद नहीं जाता हूँ, मैं दवा लेने से अवॉइड करता हूँ। बट पहले क्या होता है कि जो अपना जो ट्रेडिशनल जो इलाज होता है ना, जो दादी अम्मा लोग होती हैं वो अपना इलाज करती हैं कि सर पे ठंडा पानी रख देना है, ये कर देना है, हल्दी लगा लो, वो कर लो, पहले तो ये सब कर लेंगे। उसके बाद फिर जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो अब भागेंगे डॉक्टर के पास, है ना। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है कि लिटरेसी रेट होता क्या है एक्चुअली में, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो, अच्छा हमने देख लिया कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बीएमआई, एक टर्म है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये है बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या कहता है, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आप आपकी वेट कर ली जाए केजी के अंदर, आप कितने केजी के हो, मतलब उसमें दिया हुआ होता है, डॉक्टर के पास पूरा प्रिस्क्रिप्शन होता है कि अगर आप इतने साल के हैं और इतनी आपकी वेट है, इतनी हाइट है, तो मतलब कि इतनी हाइट है आपकी, और इतने साल के हैं, तो आपका जो वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए। तो उससे आपको नॉर्मल या फिर ओबेसिटी का आप शिकार हो सकते हैं, ओबेसिटी मतलब मोटापा के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे मेज़रमेंट होता है, पहले तो वेट को केजी में निकाल लीजिए, फिर हाइट को मीटर में निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड करना होगा किसको, इस वेट को जो आपने केजी में निकाला है उसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर ऑफ हाइट से। जितना हाइट है यानी कि आपने जो मीटर में निकाला है उसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए हाइट को, और वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह लीजिए, एक ही चीज़ है।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, बाय, रिलीज्ड बाय किस, तो कौन करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करती है। अब ये क्राइटेरिया क्या चेक करती है? जैसे हमने देखा वर्ल्ड रिपोर्ट, है ना, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला, तो क्राइटेरिया क्या था? पर कैपिटा इनकम देखा था उधर। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? यहाँ पे आपको देखा जाएगा एजुकेशनल लेवल, फिर उसके बाद हेल्थ देखा जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब देखिए ये इंट्रेंस के अंदर होता क्या है? इंट्रेंस के अंदर यही होता है कि वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल लेवल, तो हो सकता है यहाँ पे लिख दे कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये देखिए। फिर क्या लिखा हुआ है? हेल्थ, तो हेल्थ में यहाँ पे क्या लिख दिया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, है ना। पर कैपिटा इनकम है तो यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया जीएनआई पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको वर्ड्स पे गौर करना है, आपको बिल्कुल एकदम रट्टा नहीं मार देना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 3 पैरामीटर पे अपना रिपोर्ट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यूएनडीपी के द्वारा जो रिलीज़ होता है वो सिर्फ 3 क्राइटेरिया है। आपने याद कर लिया एजुकेशनल लेवल, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, और आप ढूंढ रहे हैं ऑप्शन में कि यही मिल जाए। नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाएगा, है ना। वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है, तो चाहे ये तीनों हो या ये तीनों, बात एक ही है, बस मैंने वर्ड्स को चेंज कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि एक ही चीज़ है। उसके बाद फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हमने देख लिया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है।